नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हो प्यारे दोस्तों? आई होप दैट ऑल आर फाइन। गाइस, टुडे विल आई एम हियर विथ यू गाइस एक न्यू करंट अफेयर्स। तो गाइस, टुडे विल स्टडी ए न्यू लॉ दैट इज रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस इन इंडियन पार्लियामेंट। उसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025. Before moving on this bill, let's discuss a brief story to understand this act. है ना? Suppose you are a vice chancellor or kulpati of a university, so you want to get introduced some artificial intelligence based course in your university. So you have to get an approval from a separate regulator. If you want to introduce another course related to teachers education, then you have to take permission from another separate regulator. And if you want to introduce a course on the basis of the technical education, so you will get the approval from another regulator. So you have to run behind these three regulator for different kind of the permissions, and you know that in India there is a bureaucratic red tapeism. So if you will get permission, then it can take approximately more than months, years. It take many years. So this is the logic behind the introducing this bill of the Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill 2025. Guys, welcome to the DSC Academy of Current Affairs. If you are preparing for civil services examinations, including UPSC, state PCS examination, CUT, so you can find here comprehensive current affairs in detail. Now let's discuss about this bill, that what is the controversial about this bill. Why this bill was in controversy? Why this was in controversy? Guys, as you know that there are the three education, as you know that education is in concurrent list. Concurrent list का मतलब है कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों एजुकेशन को रेगुलेट करती है, और ये हुआ था हमारे देश में 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू एजुकेशन को यूनियन से कंकरेंट लिस्ट में ले जाया गया। तो उसमें एक आर्टिकल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एजुकेशन का बेसिक बात करते हैं, आर्टिकल 246 and 254. आर्टिकल 246 1, 2, क्लॉज 2, क्लॉज 3, ये तीन क्लॉज है। इनमें आर्टिकल 246 क्लॉज 1 में ये दिया हुआ है कि जो हायर एजुकेशन का जो रेगुलेशंस होगा, जो स्टैंडर्ड सेट करेगा, यूनिफॉर्मिटी सेट करेगा, वो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, और वो एंट्री नंबर 66 में दी हुई है। एंड जो है, अगर हम बात करें मेडिकल एजुकेशन की, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, स्टेट जो यूनिवर्सिटीज की, तो वो जो है जितने भी जो स्टेट और भी जो कोर्सेज है, तो उनको जो है उनके लिए जो कोर्सेज वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं, जो है वो दिया हुआ है 4246 क्लॉज 2 में, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 25 में दी हुई है। तो एक चीज और ये है कि अगर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कानून में अगर कुछ डिफरेंस होगा, तो यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया कानून जो है वो प्रिवेल करेगा, वो जो है उससे सुप्रीम माना जाएगा। तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिए हुए हैं, इसके बारे में एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है थ्रू द 42nd अमेंडमेंट है ना 1976 में। अब बात करते हैं ये कंट्रोवर्शियल क्यों था। गाइस, इसमें कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो इसमें आपने सुना होगा कि हमारे देश में जैसे जनरल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए यूजीसी बना हुआ है, जो कि 1956 में बनाया गया था। एक हमारे में टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बना हुआ है, और टीचर्स की जो एजुकेशन होती है बीएड वगैरह, तो उसको रेगुलेट करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बना हुआ है। तो देयर आर द डिफरेंट रेगुलेटर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन इन इंडिया। इवन हम बात करें तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ को रेगुलेट करती है, वो तो इन तीनों से बाहर ही है रेगुलेटर से। तो बात करें इसमें क्या क्या कंट्रोवर्शियल इशू था। सबसे पहले तो ये था कि इसमें क्लोज दिए हुए हैं, क्लोज
11, 45 एंड 47। इस क्लोज 11 में दिया हुआ है कि जो यूनियन, अच्छा इसमें पहले तो मैं पढ़ लेते हैं कि इस बिल में क्या क्या दिया हुआ है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल में 3 काउंसिल्स दिए हुए हैं। एक तो है एक्रेडिटेशन काउंसिल, एक बनी हुई है स्टैंडर्ड सेटिंग काउंसिल, और थर्ड है रेगुलेटर्स। तो 3 काउंसिल्स बनी हुई है। तीनों काउंसिल जो है इस एक ही अथॉरिटी के अंडर जो है अपना अपना फंक्शनिंग करेगी। अब इसमें जो इस बिल में 3 क्लोज दिए हैं, क्लोज 11 में लिखा हुआ है कि ये जो ये एक्रेडिटेशन काउंसिल है, वो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, हमारे देश में देखो अलग अलग यूनिवर्सिटी बनी है। स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट की, जो स्टेट की गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेचर के थ्रू पास करती है, बनाती है। इवन स्टेट की प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। नेशनल लेवल पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इमिनेंस होते हैं, जो जैसे आईआईटी हो गए, आईआईएम हो गए, एम्स हो गए, एनआईटीज हो गए, इनको यूनियन पार्लियामेंट रेगुलेट करती है। तो ये जो अलग अलग बॉडी, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, तो इसमें ये क्लोज 11 में ये बताया गया है कि एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है वो एक्रेडिट उसी जो स्टेट यूनिवर्सिटी, सपोज करो सपोज यूनिवर्सिटी है तो स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को चेक करेगी और उसके हिसाब से उसको ऑटोनॉमी देगी। तो इट मींस दिस इज द ओवर सेंट्रलाइजेशन, दिस मींस द इंटरवेंशन ऑफ यूनियन, एक्सेसिव इंटरवेंशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ओवर द इन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए उसका जो है उसका विरोध हो रहा है। दूसरा आर्टिकल नंबर 45, सॉरी क्लोज नंबर 45। क्लोज 45 में ये बताया गया है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट जो है इस कमीशन जो है उसके ऊपर जो है उसकी अथॉरिटी देगी, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो उसको अथॉरिटी देगी, वो उसको करना पड़ेगा। इसके बाद में एक है आर्टिकल क्लोज 47, इसमें दिया गया इस कमीशन को, जो ये बनाया हुआ कमीशन, जो इसके अंदर 3 बॉडीज बनाई हुई है, तो इसमें जो ये कमीशन को यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको डिसॉल्व भी कर सकती है अप टू द 6 मंथ्स, है ना। तो दिस इज आल्सो द और सेंट्रलाइजेशन और द एक्सेसिव इंटरवेंशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो इसलिए जो उनका विरोध हो रहा है। तो ये जो है विकसित भारत जो है उसके जो मेन जो इसका ओपोजिशन इसलिए हो रहा है। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, कि व्हाई दिस इज लॉ वाज रिक्वायर्ड। इसकी बात करते हैं हम लोग प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस। तो उसके बेनिफिट क्या होंगे, एज वी नो दैट, पहली बात तो यह है कि इससे जो यूनिफॉर्मिटी होगी हमारे देश में, रेगुलेशन इंटीग्रेशन, जो फ्रेगमेंटेड सिस्टम था अभी तक अलग अलग रेगुलेटर के अंडर, तो एजुकेशन जो है वो इंटीग्रेटेड हो जाएगी, इंटीग्रेटेड अप्रोच और यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, चाहे किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल में हो। इसके बाद में इससे रिसर्च एंड इनोवेशन फोकस किया जाएगा, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, ब्यूरोक्रेटिक रिलेटिविज्म कम होगा। इसके बाद में इसमें हमारे देश जो अभी हमारे देश की यूनिवर्सिटी टॉप 50 100 में भी बहुत कम आ रही है, तो इससे ग्लोबल लेवल का जो एक्सपोजर बढ़ेगा हमारी यूनिवर्सिटी के। जो नई जो टेक्निकें आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनका जो है इंट्रोडक्शन होगा जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी में जो वीकर इंस्टीट्यूशन है उनमें भी। इसके बाद में जो है हमारे देश में जो है जो एजुकेशन जो है, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो बैकवर्ड अभी भी उनका जो है काफी पुराना सिस्टम से चल रही है, तो उनका जो स्टैंडर्ड है वो लेवल का होगा उससे। और जो है इससे हमारे देश की जो है फाइनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च होता है उसमें भी फोकस होगा। तो ये तो इसके एडवांटेजेस है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहली बात तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में, तो फेडरल सिस्टम में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है एजुकेशन के अंदर, तो इसमें जो है इट विल बी द एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन इन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट्स, है ना। एक तो ये उसका डिसएडवांटेज है। दूसरा ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिनके पास फंडिंग ही नहीं है रिसर्च के लिए, तो कहां से फंडिंग करेगी, है ना। तो इसलिए भी इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि फंडिंग तो यूनियन गवर्नमेंट ही देती ज्यादातर। तो तीसरी यही है कि इसके अंदर ये बताया गया कि इसके अंदर एक जैसे पहले अलग अलग काउंसिल, जैसे यूजीसी, पहले यूजीसी के पास में जो ग्रांट देने की पावर होती थी, है ना, जितने भी यूनिवर्सिटीज को, तो अब इसके अंदर जो है ग्रांट यूनियन गवर्नमेंट ही देगी, ना कि यूनियन में एजुकेशन मिनिस्ट्री करेगी, ना कि जो है कोई
अलग काउंसिल बनाई हुई है। तो ये भी इसका जो है इसका विरोध, इसी कारण इसका जो है ऑपोजिशन होगा। फिर बात करें इसमें, तो मेन तो मुद्दा ये है कि इसके सेंट्रलाइजेशन, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके सकती है, और उसको जो है स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है, चाहे ओपोजिशन रूलिंग जो स्टेट्स होते हैं, अलग अलग, जैसे हमारे यूनियन और स्टेट लेवल पे अलग अलग पार्टीज होती है, तो उसका मिस यूज की जा सकता है यूनियन लेवल पे। तो ये भी इसका जो डिसएडवांटेज है। अब बात करें हम लोग इसके चैलेंजेस की, तो अगर ये मान लो पास हो जाता है तो उसके चैलेंजेस क्या होंगे। सबसे पहली बात तो रिसर्च पे हमारा फंडिंग बहुत कम है। अब इसके बाद की बात करें हम लोग, तो हम अगर ये बात करें तो इसको जो है ट्रांजिशन कैसे किया जाएगा इसको, जैसे अलग अलग बॉडी बनी हुई है, AICTE, NCTE, इसके बाद में UGC, तो उनको जो है कैसे अबोलिश किया जाएगा और कैसे ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा, ये भी एक चैलेंजेस है। इसके बाद में बात करें हम लोग कि और चैलेंजेस क्या है इसमें, जैसे हमारे देश के जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट IIT NIT है, उनकी ऑटोनॉमी भी उससे खतरे में हो जाएगी, उनकी ऑटोनॉमी कम हो सकती है, तो वो लोग, उनका लेवल तो बहुत अच्छा है, तो ये भी एक चैलेंजेस है। इसके बाद में हमारे देश की जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पॉलिटिकल, उनको एक कॉमन जो स्टेक होल्डर बनाना, ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि नेशनल लेवल पे अलग पार्टी है, स्टेट लेवल में रीजनल पार्टीज है, तो ये भी है। स्टेट का जो कंसल्टेशन, सिविल सोसाइटी या कंसल्टेंट सिविल सोसाइटीज को साथ में लाना, उस चीज पे डिस्कशन करना, और जो है ये भी एक तरीके से जो बहुत बड़ा टास्क है। तो ये चैलेंजेस है। अगर हम बात करें अब इसकी वे फॉरवर्ड की, तो क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसका, वे फॉरवर्ड ये था, ये होना चाहिए कि इसका कि दिस इज द इश्यू ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स, इंक्लूडिंग द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, थिंक टैंक्स, this all should be taken into confidence before passing this act in parliament। इतना कंसल्टेशन होना चाहिए, डेलिब्रेशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, और जो है जिस आप जहां बात कर रहे हैं और सेंट्रलाइजेशन की, तो वो थोड़ा कम होना, मतलब वो है, वो ऐसा मानना चाहिए कि फेडरल सिस्टम की रेस्पेक्ट की जानी चाहिए, कि स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज की अथॉरिटी, जो स्टेट यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी है, उसको भी मेंटेन किया जाना चाहिए। रिसर्च लेवल पे जो यूनियन गवर्नमेंट जो बात कर रही है, रिसर्च जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को काफी फोकस करना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को मिलकर कोऑर्डिनेट करके जो है अच्छे से जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज को अच्छा बनाया जाना चाहिए। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी ऐसी फंक्शनिंग कर रही है जहां पे रिसर्च का लेवल भी अच्छा नहीं है। अगर बात करें हम लोग और इसके क्या क्या कर सकते हैं, इसमें जो है हमारी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग टॉप 500 में भी बहुत कम आ रही है। चाहे बड़े बड़े अगर IITs की बात करें, वही कुछ आ रहे हैं इसमें अंदर यूनिवर्सल नेशनल वर्ल्ड लेवल पे। तो हमारे देश में इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में कोलैबोरेशन कर सकती है हमारी यूनिवर्सिटीज, है ना, और वो जो है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का जो है कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन जरूरी है उसमें। इस बिल को जो है ये गलत नहीं है कि नया कानून लाना और जो फ्रेगमेंटेड रेगुलेटर्स है उनको जो इंटीग्रेट करना जो है, ये गलत बात ऐसा नहीं है, लेकिन जो है इसके लिए जो हमारे देश की सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स जो है, टीचर जो यूनियंस है, उनको सबको, यूनिवर्सिटी के जो सिंडिकेट्स है, उनको सबको जो कॉन्फिडेंस में ले जाना चाहिए, और ये डिबेट होकर फाइनली जो है पार्लियामेंट में पास हो जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा, एक अच्छा मूव है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, हमारे देश का जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है वो अभी तक फ्रेगमेंटेड है, और अभी लेटेस्ट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो एक्रेडिटेशन जो है उसमें जो क्रेडिट सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है, तो उसको जो है इसके एक सप्लीमेंट्री टाइप का ये सिद्ध हो सकता है ये बिल जो है, तो उसको भी जो है इम्प्लीमेंटेशन करने में काफी जो फायदा होगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जो है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी को जो उनकी जो है स्टेट लिस्ट का कंकरेंट लिस्ट में जो पावर दी है उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, और सो दैट देयर कैन बी द मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच इन ब्रिंगिंग दिस एक्ट गेट पास थ्रू द पार्लियामेंट। तो गाइस आज के लिए हम इस इश्यू को इतना ही पढ़ेंगे। टुमारो आई विल ब्रिंग सम न्यू इश्यू विद न्यू फैक्ट्स एंड कांसेप्ट, और अगर आपको ये इश्यू अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो एंड जो है शेयर करो DSP एकेडमी ऑफ करंट अफेयर्स। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।